हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग टीचर एजुकेशन। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है, आप सभी लोग देख सकते हैं इस पेपर में जो यूनिट सेकंड है वो है संप्रेषण, जिसको इंग्लिश में आप लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। ये वर्ड आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि ये आप लोग यूजुअली ग्रेजुएशन में ये नहीं होता है। तो ये आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्लास को एंड तक देखेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। इससे पहले एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को, जो लोग इससे पहले की क्लास नहीं देखे इस पेपर की, जैसा आप देख सकते हैं शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण का अर्थ, फिर प्रमुख उद्देश्य, ये क्लासेस हो चुकी हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहला है संप्रेषण का अर्थ, हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। फिर इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस जो भी है। उसके बाद संप्रेषण के घटक या कारक क्या हैं, संप्रेषण या आपका कम्युनिकेशन के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और प्रभावी संप्रेषण के तरीके क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस चैप्टर के अंतर्गत है, लेकिन इस क्लास में हम लोग इन दो पॉइंट्स को, अर्थ, आवश्यकता और महत्व को पढ़ेंगे। यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी है कि अगर आपसे कोई नाम पूछे, घर पूछे, और घर में कौन कौन सदस्य हैं, कितने भाई बहन हैं, तो जब आपसे कोई पूछता है तो आप उसके बदले में रिस्पॉन्स भी करते हैं, आप बताते हैं। ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। अब लेकिन हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संप्रेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, सामान्यतः संदेशों एवं विचारों को आदान प्रदान को, या इनके विचारों के आदान प्रदान को हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। अभी तक हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में क्या समझ रहे थे उसको एक बार देख लीजिए। हम लोग ये समझते थे कि फ़ोन से बात करना, या हम मैसेज करना, ईमेल करना, ये कम्युनिकेशन है, ऐसा यूजली। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत भी है। साथ ही साथ यहाँ दो वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे। अगर हम संदेश या विचारों का, दोनों का आदान प्रदान, संप्रेषण कहलाता है। इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, संप्रेषण का वास्तविक अर्थ क्या है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें ठीक और सही अर्थ से समझना, जिस रूप से अर्थ में या जिस रूप में संप्रेषक चाहता है। पहली चीज, यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, जिसको मैंने आपको बता दिया। एक और वर्ड आएगा इसमें, संप्रेषक, मतलब जो बता रहा है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपसे मैं वन वे टॉक कर रहा हूँ, तो मैं अभी शॉर्ट टाइम के लिए संप्रेषक हूँ। यहाँ पे इसी चीज से हम लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना एवं संदेश को भेजना, ये भी कम्युनिकेशन है। साथ ही साथ प्राप्तकर्ता, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप रिसीवर हुए, आप प्राप्तकर्ता हुए, मैं सेंडर हुआ, मैं आपको जो बता रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं सेंडर हुआ। सेंडर को ही कहते हैं संप्रेषक। जैसा ये मैंने अभी आपको लिखा, ये संप्रेषक सेंडर को ही कहते हैं। उसके बाद देखिए लिखा है, उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना, जिस रूप और अर्थ में संप्रेषक चाहता है। तो कम्युनिकेशन को अब देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब अब ये हुआ कि मैं जो आपको संदेश, सूचना भेजना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं जिस तरीके से चाहता हूँ कि आप समझो, तो वो जाके सही मायने में उसको हम लोग संप्रेषण या कम्युनिकेशन का नाम देंगे। फिर यहाँ देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। संप्रेषण को इंग्लिश में जो वर्ड है वो है कम्युनिकेशन, जिसके बारे में बता चुका हूँ। इस आंग्ल भाषी, मतलब इस इंग्लिश का जो शब्द है, इसको एक वर्ड है लैटिन का कम्यून से लिया गया है, जिसका आशय है सामान्य विचारों से, या जनरल, आप कह सकते हैं जनरल थॉट से, भावनाओं से, सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है। तो आपके एग्जाम में आएगा कि कम्युनिकेशन वर्ड की उत्पत्ति, तो आप इस वर्ड को याद रखेंगे कि ये कम्यून एक लैटिन वर्ड है जिससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, कम्युनिकेशन की। साथ ही साथ अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर तब हिंदी में संप्रेषण कैसे शब्द आया है। इस प्रकार संप्रेषण शब्द दो शब्दों से बना है, एक है सम और दूसरा है प्रेषण। ठीक है, सम का जो अर्थ है वो है भली प्रकार, और संप्रेषण का अर्थ जो है वो है भेजना, किसी को भेजना। अर्थात अब हम इसको कह सकेंगे अर्थ के मायने में कि संदेश व सूचनाओं को भली प्रकार प्रेषित करना। देखिए, प्रेषण मतलब प्रेषित मतलब भेजना होता है, और प्रेषक मतलब भेजने वाला। ये दो तीन वर्ड आएंगे, संप्रेषण, प्रेषित।
भेजना सामने वाला उस संदेश को यथावत भली प्रकार से ग्रहण कर सके। हम जब तक मतलब इसका मतलब ऐसे आप समझिए कि मैंने कोई संदेश भेजा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लिखना शुरू करिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप समझे नहीं उस चीज़ को या आप उस समय नेटवर्क इश्यू आ गया। तो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस संदेश को यथावत भली प्रकार से ग्रहण कर सके। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझे और आपने फॉलो नहीं किया तो वो शायद संप्रेषण नहीं कहलाएगा, इफेक्टिव संप्रेषण नहीं कहलाएगा। यही अर्थ है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। आपको अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि संप्रेषण का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे कि सामान्यतः, आप पहली लाइन जो थी ये भी इम्पोर्टेंट थी, सामान्यतः संदेशों और विचारों के आदान-प्रदान को ही हम संप्रेषण कहते हैं या हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं कि एक दूसरे के बीच में सूचनाओं का आदान-प्रदान ही संप्रेषण है, लेकिन ये बहुत ही छोटी डेफिनेशन है। इसमें ये भी होगा कि सामने वाला या जो प्राप्त करता है उसको वो चीज़ समझ में आए जो कि भेजने वाला समझाना चाहता है। तो ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक वर्ड आएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन तो बहुत लोग करते हैं, हम लोग आपस में बातचीत भी कर रहे हैं घर में, तो वो कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। अगर 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। लेकिन टीचिंग में एक वर्ड आएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव का मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो प्रभावी हो, मतलब भेजने वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सुनने वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों लोग इंटरैक्टिव हों। मतलब कभी-कभी क्या होता है कि जैसे आप मान लो घर में किसी को कुछ बोल रहे हो, वो सुन नहीं रहा, हाँ, हूँ, ऐसे करते हैं, तो वो प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। वो एक नॉर्मल, आप कह सकते हैं कि एवरेज कम्युनिकेशन है कि जो नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में होता है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या-क्या उसके गुण हैं, उसको देख लीजिए। संदेश की स्पष्टता होनी चाहिए। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ उसमें स्पष्ट, भाषा की सरलता और शुद्धता होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कम्युनिकेशन में कि पहले जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएँ, बताई जाएँ या जो पढ़ा रहा है, बता रहा है या आप आपसे बात कर रहा है, स्पष्टता हो, भाषा की सरलता हो कि सामने वाले को समझ में आए। अगर मैं किसी और लैंग्वेज में, लाइक अगर मैं फ्रेंच और जर्मन में आपको पढ़ाऊँ, तो वो संप्रेषण नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई होगी या नहीं आएगी, इस वजह से उसको संप्रेषण नहीं कहेंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर जो चीज़ ये भेजना चाहता है, ये तीसरे पर्सन के पास अगर आ रहा है और वो उसको समझ रहा है, तभी संप्रेषण कहलाएगा। दूसरा इसमें पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग नोट करेंगे। संदेश को सावधानीपूर्वक समझना। संप्रेषण का एक हिस्सा ये भी होता है कि सुनने वाला उस संदेश को सावधानीपूर्वक समझे। और दूसरा है संदेश में विश्वसनीयता। अगर मैं जो भी डिलीवर कर रहा हूँ उसमें आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए कि आपका उस सूचना में, उस विचार में, उस तथ्य में, उस कथन में आपका विश्वास हो। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कम्युनिकेशन, तो आपका विश्वास हो कि हाँ, ये सर जो पढ़ा रही है, आप कहीं भी जो पढ़ रहे हैं, तो आपका हर टीचर में ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो पढ़ा रहे हैं, वो सही पढ़ा रहे हैं। मतलब संदेह दृष्टि से या आपका संदेह नहीं होना चाहिए। अगर संदेह होगा, तो शायद वो प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा। संप्रेषण की प्रक्रिया जो है उसकी सरलता है, मतलब सरल होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। जैसे जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, अगर आप भोजपुरी में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, तो ये और सरल हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में पढ़ाना होता तो शायद आपके लिए समझना और मेरे लिए पढ़ाना थोड़ा-सा टफ होता। तो जब हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें सरल सरल प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। संप्रेषण में समयबद्धता समय पर होनी चाहिए और उसका रिस्पॉन्स भी समय पे आना चाहिए, वो अभी अब आगे हम लोग देखेंगे। संप्रेषण विधि में लचीलापन होना चाहिए। मतलब लचीलापन का होना चाहिए क्या मतलब, कुछ चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि पूरा रिजिड कि नहीं लिख लो यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो ये शायद प्रभावी संप्रेषण नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते हमें अपनी जानकारी को अपडेट भी करना होता है। कभी-कभी जब जैसे करंट अफेयर की चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि नई चीज़ें आ गई रहती हैं, लेकिन टीचर को वो जानकारी नहीं होती है। तो उसको इस तरीके से अपने तथ्यों को डिलीवर करना चाहिए कि वो अगले दिन आके बता सके कि हाँ, उसमें ये पॉइंट ऐड कर लेना आप लोग। कभी-कभी कुछ टीचर आप लोग देखते होंगे, वो कहते हैं लिख के ले लो यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। ये सारे एक तरीके से प्रभावी संप्रेषण के आप कह सकते हैं कि इनके खासियत, इनकी विशेषताएँ नहीं हैं। पश्च पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। पश्च पोषण क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में, इसको आप भली-भाँति जानते हैं, फीडबैक
फीडबैक होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको लाइव सेशन में पूछता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, या आप खुद भी रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि परिभाषाएँ क्या हैं इस संप्रेषण से संबंधित। तो पॉलीगन्स के अनुसार एक एक फ़ेमस जो परिभाषा है उसको आप लोग देख सकते हैं। संप्रेषण को हिंदी में संचार भी कहते हैं, लेकिन आप लोग जहाँ लिखेंगे तो आप लोग संप्रेषण शब्द ही यूज़ करिएगा। हालाँकि दूसरा शब्द जो है वो संचार होता है, लेकिन आप लोग को संप्रेषण ही यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए संप्रेषण या संचार वो क्रिया है, एक एक्टिविटी हो रही है। अगर हम बोल रहे हैं तो ये बोलना एक एक्टिविटी है, क्रिया है, जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभावों आदि इस प्रकार का विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। यहाँ एक और परिभाषा आएगी कि संप्रेषण जो है वो विचारों, तथ्यों, भावनाओं का आदान-प्रदान है। विनिमय को ही यहाँ पे इस शब्द पे आप थोड़ा फोकस करिएगा। जो विनिमय शब्द है, इसका जो मीन होता है वो होता है आदान-प्रदान से, मतलब लेन-देन से, आप ऐसे कह सकते हैं विचारों का लेन-देन। लेकिन ये जो एप्रोप्रिएट शब्द है वो आदान-प्रदान है। क्योंकि जब हम लोग आप एक-दूसरे से बात करते हैं, इस ऑनलाइन मोड को हटा दें आप तो हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं साथ ही साथ। उसके बाद यहाँ देखिए कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश का अर्थ, उद्देश्य और उपयोग को भली-भाँति समझ लेता है। संप्रेषण या प्रभावी संप्रेषण उसे ही कहेंगे कि जब विचारों का आदान-प्रदान हो, साथ ही साथ जिसको हम जो संदेश भेजना चाह रहे हैं, वो उसके अर्थ को, उद्देश्य को और उसके उपयोग को भली-भाँति समझ ले। दूसरा, एक ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन इंग्लिश में, हालाँकि आपके एग्ज़ाम में आते नहीं है क्वेश्चन या लिखना नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच 2 और मोर पीपल एक्सचेंज फैक्ट, ideas, feeling, impression and the like in the manner that the receiver gain a clear understanding of the mean, interact and use of message। तो ये सेम वही चीज़ है, उसको आप इसको हिंदी में भी लिखा है कि संप्रेषण या विचार एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होता है। 2 के मध्य भी हो सकता है, 2 से अधिक लोगों के मध्य मतलब उनके अंतर्गत होगा, तथा इसके मध्य में अभिवृत्ति का मतलब मैं आप लोगों को पहले अच्छा मैं ये एंट्रेंस एग्जाम में बताया था। अभिवृत्ति का मतलब होता है आपकी मानसिक स्थिति, आपके मानसिक विचार, आपका मानसिक व्यवहार, ऐसे आप कह सकते हैं। इच्छाओं, आदर्शों, सूचनाओं इत्यादि का आदान-प्रदान होता है। शिक्षण प्रक्रिया में संचार शब्द के लिए उपयुक्त शब्द संप्रेषण ही है, जो मैं आप लोगों को पहले बताया कि संचार जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से नॉन फॉर्मल टाइप का हो जाता है, लेकिन शिक्षण में संप्रेषण शब्द का ही हमें यूज़ करना है। एक और डेफिनेशन इसमें आती है, ये है क्रय के अनुसार। इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु के विषय में सामान्य या सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण है। ये इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन आप इनके डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। इसके बाद एक डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्टर आई.पी. तिवारी की, और इन्होंने इसको आप कह सकते हैं कि सामान्य जनजीवन से इसको रिलेट करके बताया है, संबंधित बताया है। इन्होंने कहा संप्रेषण जीवन की एक क्रिया है, हम लोग अभी देखते आ रहे हैं। इसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे बिना बातचीत किए, बिना कम्युनिकेशन किए मनुष्य नहीं रह सकता है। आप लंबे समय तक बिना किसी से बात किए नहीं रह सकते हैं। आपको बात करना ही पड़ेगा। बात करने का मतलब आप जो नहीं भी बोलते हैं तो संकेत के माध्यम से भी कम्युनिकेशन होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वर्बल, नॉन वर्बल मतलब लिखित संप्रेषण, अलिखित संप्रेषण कैसे होता है। जैसे हम लोग चैट करते हैं तो इमोजी सेंड करते हैं। वो इमोजीज़ जो होती हैं वो आप कह सकते हैं भावनाओं, विचारों को प्रदर्शित करती हैं। तो ये आप सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद संप्रेषण जीवन के साथ शुरू होता है और जीवन के अंत के साथ खत्म हो जाता है। मतलब कि आप जब स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग शुरू करते हैं तो उस समय हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सामाजिक व्यवस्थाओं में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब हम लोग अगला जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं, आवश्यकता एवं महत्व। अब आप सोच रहे होंगे सर कम्युनिकेशन का इसकी आवश्यकता ही क्यों है टीचिंग में? तो आपको बता दें, एक बेहतर संप्रेषण न होने की वजह से आप नहीं सीख सकते हैं या जल्दी नहीं सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि संप्रेषण जो होगा वो हर शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। तो ये देखिए अब वही चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
शिक्षण की समस्त प्रक्रिया जो होती है वो विभिन्न प्रकार से ज्ञान, बोध, समय को विकसित करने के लिए की जाती है। जो शिक्षण प्रक्रिया इसका काम ही है, जब तक आप बोल के इशारों में नहीं पढ़ाएँगे, तो ये कम्युनिकेशन है। एक तरीके से एजुकेशन भी कम्युनिकेशन है। किसके-किसके बीच है? वो है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच है। और इसमें ये दोनों एरो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि ये इंटरचेंज होता है। जैसे मैंने बताया एक्सचेंज हो रहा है। अगर इन्होंने कुछ पढ़ाया तो फिर इससे फीडबैक भी लेंगे, बच्चे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये दोनों एक तरीके से एक कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो इस चीज़ को अभी हम लोग आगे इस चैप्टर में बहुत चीज़ें पढ़नी है, तो अभी आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अभी हम लोग एक-एक फैक्ट पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से होके गुज़रता है, इसमें मीडियम क्या है, लैंग्वेज बैरियर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें अभी आगे पढ़नी है हम लोगों को। ज्ञान की संरचना शिक्षण के स्रोत में एक महत्वपूर्ण संरचना है, ये सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और छात्रों या छात्र दोनों की सक्रिय सक्रिय रहकर अंतःक्रिया करते हैं। जैसा कि एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है और शिक्षण प्रणाली में अगर ये इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, तो शिक्षण संभव नहीं हो पाएगा। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर सिर्फ टीचर है और पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो क्या शिक्षण होगा? तो वहाँ पे आप इसको समझेंगे कि नहीं, तब शिक्षण ही नहीं कहलाएगा और कम्युनिकेशन भी नहीं कहलाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है। उसके बाद इस प्रक्रिया में संचार माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक के द्वारा पाठ के प्रस्तुतिकरण के समय प्रशिक्षु और बालकों के समक्ष पाठगत विषय उपस्थित किया जाता है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ने जा रहे होते हैं तो पहले उसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, क्यों पढ़ना है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ों को हम लोग सबसे पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, उद्देश्य कथन को समाप्त हो जाने के पश्चात बालक का ध्यान नए पाठ पर किस प्रकार केंद्रित हो। हम एक टीचर होने के नाते हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि स्टेप वाइज पढ़ाएं। जैसे हम लोग जैसे चैप्टर दिया होता है, तो उसमें पहले फर्स्ट दिया होता है, उसके बाद सेकंड दिया होता है, और लेकिन इन दोनों के बीच में एक लिंक होता है। मतलब कि अगर जो फर्स्ट नहीं पढ़ा रहता है, तो उसके बाद सेकंड पढ़ने में उसको मुश्किल, मतलब उसको टफ लगता है कि ये हम जो डायरेक्टली सेकंड पढ़ेगा। तो इस तरीके से सोपान का विभाजन भी होता है। ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट है कि हम ऐसा पढ़ाएं, जैसे मैं अभी आपको कई चीज़ों का हिंट दे रहा हूँ कि आगे क्या क्या पढ़ना है। तो ये एक स्टेप है। अगर इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाएगा और प्रभावी संप्रेषण भी नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि वास्तव में उत्सुकता बढ़ाने का काम शिक्षक की भली प्रकार से करता है। उत्सुकता बढ़ाना भी, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं, बोलते हैं लास्ट में हम ये जानेंगे, लास्ट में हम वो पढ़ेंगे। उत्सुकता बढ़ाना भी संप्रेषण का ही एक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, इसलिए इसे संप्रेषण कौशल भी कहा जाता है। एक प्रभावी शिक्षक, एक अच्छा टीचर उसे भी कहा जाता है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल हो। आप सभी लोग अगर बीएड या डीएलएड कर रहे होंगे, तो आप लोगों को अगर अच्छे जगह से कर रहे होंगे तो कम्युनिकेशन की स्किल सिखाई जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल, और इसमें सिखाया जाएगा कि हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेटर करते हैं। तो ये आप इससे यहाँ समझ सकते हैं। यही इसकी आवश्यकता भी है और इसके महत्व अभी हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग इसकी आवश्यकता देख रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि पाठ्य वस्तु का मतलब होता है कि जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं आपके सेमेस्टर का, तो ये पाठ्य वस्तु हुआ। पाठ्य वस्तु को स्वाभाविक तथा तार्किक रूप से व्यवस्थित करना शिक्षण का ही कर्तव्य है। एक शिक्षक का कर्तव्य ये होता है कि उसको व्यवस्थित ढंग से पढ़ाए, आपको बताए, समझाए। उसके बाद यहाँ देखिए पाठ्य वस्तु के विभिन्न सोपान, मतलब स्टेप होता है, को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि उनकी तारतम्यता पर कोई प्रभाव न पड़े। तारतम्यता का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स ऐसे समझ लीजिए, तारतम्यता वर्ड आया है, मतलब इनका लिंक होना चाहिए। अगर हम पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़े, जैसे हमने अभी पढ़ा संप्रेषण क्या है, उसके अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ा, उसके बाद हम लोग उसकी आवश्यकता और महत्व को पढ़ रहे हैं। अगर आवश्यकता महत्व को पहले पढ़ेंगे और उसके परिभाषा अर्थ को, तो वो कोई उसमें तारतम्यता नहीं आएगी। तो यही इसका मीन है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस पे लिखा है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये विभाजन जो है इस ढंग से होना चाहिए कि प्रत्येक सोपान स्वयं में पूर्ण इकाई और साथ ही साथ आगे आने वाले सोपान से संबंधित हो। जैसे हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं,
ये तो पढ़ ही रहे हैं, इसके आगे जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को मतलब उत्सुकता आपकी बनी रहेगी कि आगे अच्छा क्या-क्या अभी पढ़ना है। तो इस तरीके से इस चीज़ में लिखा है और इस प्रकार से हम कहेंगे कि संप्रेषण का सीधा संबंध अधिगम से है, लर्निंग से है, शिक्षण से है। ठीक है? एक अच्छे संप्रेषण से श्रेष्ठ शिक्षक की अपेक्षा की जाती है। अगर हम एक अच्छे कम्युनिकेशन से पढ़ रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि हम लोग एक बेस्ट टीचिंग कर रहे हैं, ये आप ऐसे समझ लीजिए। अब उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान दिया जाता है संप्रेषण के समय ही जब हम आप क्लासरूम में पढ़ाने जाएँगे तो क्या ध्यान देंगे? छात्रों के पूर्व अनुभवों का ध्यान देंगे। आप ये ध्यान देंगे कि आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग जब मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को या बाकी जगहों पे, तो मैं पहले ये पूछता हूँ कि आप लोग क्या पढ़े हो? मतलब ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है? इससे हमें पता चलता है, जैसे आप लोगों का ग्रेजुएशन मैक्सिमम लोगों का बीए, बीएससी है, तो कम्युनिकेशन कहीं नहीं आया होगा। तो ये मुझे पता है इसलिए हम इसको और डिटेल से पढ़ा रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आप जिनको पढ़ा रहे हैं उनका पूर्व ज्ञान क्या है? अभी तक उनके पास इस टॉपिक या इस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है? उसके बाद निर्देशात्मक शिक्षण होना चाहिए। निर्देशात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है? देखिए, अच्छे शिक्षण में संप्रेषण आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। ये 2 वर्ड हैं, एक है आदेश, जिससे बना है आदेशात्मक, दूसरा है निर्देश। आदेश को आप इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर और निर्देश को कहते हैं इंस्ट्रक्शन। आदेश जो होता है वो मानना ही होता है, मतलब मैंडेटरी होता है, बाध्यता होती है कि जैसे आपको आदेश दे दिया गया कि आप आज विद्यालय आना है, प्रैक्टिकल है सबका, तो आपको जाना पड़ेगा, ये आदेश है। निर्देश ये है कि आप सभी लोग अपने पाठ को अच्छे से तैयार करके आएँगे या अपनी फ़ाइल को अच्छे से सजा के लाएँगे, तो ये निर्देश है। तो निर्देश में क्या होता है कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कुछ उसमें अच्छा कर सकते हैं। कभी-कभी ये भी कहा जाता है निर्देश को मानना ज़रूरी भी नहीं होता है, लेकिन आदेश को मानना ज़रूरी होता है। तो शिक्षण में आदेश जो होता है ये थोड़ा स्ट्रिक्ट आ जाता है, तो ये नहीं रखना चाहिए। उसको निर्देशात्मक रखना चाहिए कि बच्चों को आप बताएँ और आप बच्चों को इतना प्रभावी करें कि उसको फ़ॉलो करें और नहीं कर रहे हैं तो कोई दंड ना दिया जाए उसके बदले में, ठीक है? शिक्षक को अपने कौशल की से ही ऐसी परिस्थिति या वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसके अनुसार छात्र सहज ही गुण ग्रहण की ओर झुकता है। मतलब वही जो मैं आपको बताया कि उसको इस तरीके से वातावरण तैयार करना चाहिए कि वो जो आप बताएँ, उस चीज़ को और अच्छे से सहज ढंग से उसको समझ ले। अच्छी योजना पढ़ाने से पहले आप लोगों को भी लेसन प्लान बनाना होगा। लेसन प्लान एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ को कि संप्रेषण का विषय, समय, शिक शिक्षा उपकरण जो है जिसको यहाँ पे शिक्षोपकरण लिखा है, इनके प्रयोग की जाने वाली शिक्षण पद्धतियाँ आदि मिलकर एक अच्छे संप्रेषण की योजना बनाती हैं। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम पढ़ाते कब पढ़ाना है, जैसे सुबह पढ़ाना है, शाम को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, पढ़ाते समय कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा बेटर हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएँगे, कौन-सी पद्धति का प्रयोग करना है, मतलब दिखा के पढ़ाना है, बोल के पढ़ाना है, प्रैक्टिकल करा के पढ़ाना है, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है अच्छे शिक्षण, प्रभावी शिक्षण के लिए। उचित पथ प्रदर्शन भी होना चाहिए। संप्रेषण शिक्षा का वो भाग है जिसमें शिक्षक के निर्देश विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि इस पीडीएफ को आप पढ़िएगा, ये आपके सेमेस्टर में आएगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पथ प्रदर्शन का भी काम है। आप इसको मान रहे हैं कि नहीं सर बता रहे हैं, तो इस तरीके से हम इस चीज़ों को फ़ॉलो करें, जो कि आपके फ्यूचर में भी सहायक होगी। प्रशिक्षु मतलब जो ट्रेनी होते हैं को ये या इंटर्न कह लीजिए आप, दिशा निर्देश देकर समझाने का प्रयास किया जाता है कि वो अपनी कक्षा में बच्चों को किस प्रकार रोचक तरीके से पढ़ाएँगे। जैसे मैं आप लोगों को लाइव में बताता हूँ कि आप जब पढ़ाएँगे तो आप एक बच्चे को पढ़ाते समय बच्चे बन के पढ़ाएँगे। आप जिस लेवल में पढ़ाते हैं उस लेवल की आपका मतलब उस लेवल पे आपको अपना मानसिक स्तर रखना होता है। साथ ही साथ सामने वाले के जो पढ़ने वाला है उसकी चीज़ों को भी समझना पड़ता है। एक और है जनतंत्रात्मक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक कह लीजिए इसको। लोकतांत्रिक पद्धति हमें अपनानी चाहिए पढ़ाते समय। अधिनायकवाद या एक तंत्र या ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि मतलब आप गए, किसी से कुछ भी नहीं पूछना है, किसी को अलाउ ही नहीं करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ऐसा नहीं। लोकतांत्रिक पद्धति में इसमें क्या होगा सबको बराबर बराबर भाव से एक शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को कभी भी कोई धर्म, जाति, भेदभाव, जन्म स्थान मतलब कुछ भी उसको उसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला किस धर्म, जाति
किस वर्ग, किस स्थान से आता है। उसका काम है सारे लिए सभी शिक्षक सभी विद्यार्थी जो हैं एक शिक्षक के लिए समान होने चाहिए। उसके बाद बालकों की कठिनाई का निदान। एक शिक्षक का ये भी काम होता है कि जो भी कठिनाई आ रही है तो शिक्षकों को शिक्षक जब पढ़ा रहा है अपने क्लास में या जहाँ पे भी पढ़ा रहा है, तो वो अपने बच्चों में देखे, विद्यार्थियों में कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो प्रॉब्लम आ रही है उसका वो सॉल्यूशन करे या उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, उसी को निदान कहा जाता है। पहले उसको जानेगा, पहले निदान का मतलब यहाँ पे ये होगा, पहले डायग्नोसिस करेगा। डायग्नोसिस का मतलब है पहले उस प्रॉब्लम को जानेगा कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको उपचार करेगा। अभी इसके आगे देखिए हाँ, अगला स्टेप जो होगा उपचार का होगा। तो पहले कठिनाइयों को जानना भी एक शिक्षक का काम होता है कि बच्चों के पढ़ते समय क्या-क्या कठिनाई आ रही हैं, किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए शिक्षक का दायित्व है कि वो कठिन लगने वाले विषय को रोचक और सरल बनाते हुए उसकी कठिनाइयों का निदान करे। तो ये भी एक पॉइंट है। और उपचारपूर्ण का मतलब होता है कि जो हमें प्रॉब्लम समझ में आती है, फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो काम करते हैं, उसी को उपचार कहते हैं। जैसे हमें चोट लगती है तो उसको ठीक करने के लिए जो चीज़ करते हैं उसको हम कहते हैं उपचार है। तो अच्छा शिक्षण जो होता है वो उपचारपूर्ण होता है। अध्यापक उनकी मूलों को सहज तरीके से बताते हुए उनकी सहायता में सुधार कर प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो ये चीज़ें, ये महत्व में चीज़ें आ गईं। अब हम लोग जानेंगे एक और पॉइंट है कि शिक्षण से संप्रेषण का संबंध क्या है? व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन लर्निंग टू कम्युनिकेशन? लर्निंग जिसको अधिगम कहते हैं, लर्निंग और कम्युनिकेशन में संबंध क्या है? तो ये संबंध आप सभी लोगों को बताया कि बिना जो कम्युनिकेशन के, एक प्रभावी कम्युनिकेशन के हम कल्पना नहीं कर सकते हैं अच्छे शिक्षण की। मतलब अच्छा शिक्षण शायद ना हो। किसी वातावरण में प्रति सीधे संपर्क से प्राणी अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है वो सीखना होता है। अब अगर आप पूछेंगे सीखना क्या होता है, तो व्यवहारों में परिवर्तन होता है। जैसे वातावरण में हम हैं, अगर हमें धूप लग रही है तो हम पेड़ की छाँव में चलते हैं। तो ये भी एक तरीके से हम सीख लिए कि धूप में चलेंगे तो हमें गर्मी लगेगी या पसीना होगा। तो ये भी एक सीख है जो कि हमें वातावरण से मिली है। तो सीखना वही होता है कि जो चीज़ प्रभावों से जब हम अपने अंतर, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, तो उसको सीखना कहते हैं। ये तो हम लोग अभी पढ़ भी चुके हैं पहले का। इस तरीके का ये जो संबंध है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसको आप लोग पढ़ लेना, वही चीज़ें सेम लिखी होंगी। शिक्षण की निपुणता किस हद तक प्रश्नोत्तर पर आधारित होती है, प्रश्नों की सहायता से पाठ आगे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें, ये हम लोग संबंध को ही देखते आ रहे थे। लास्ट में एक पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि संप्रेषण का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। इसकी इम्पोर्टेंस देखिए, संप्रेषण जीवन पर्यंत सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कभी खत्म नहीं होता है। हम आज भी, हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, आज भी बोलते आ रहे हैं और ये कभी खत्म नहीं होगा। जिसके जिसमें हमारी समस्त इंद्रियाँ, आँख, कान, हाथ, शरीर के समस्त अंग क्रियाशील होते हैं। जब भी हम संप्रेषण करते हैं, तो हम कान से सुनते भी हैं, मुँह से बोलते भी हैं, आँख से देखते भी हैं। तो ये अंग जो हैं हमारे, शरीर भी उसमें, जैसे हम जो चीज़ बोल रहे हों तो उस तरीके से हमारा शरीर भी वैसी क्रिया करता है। उसके बाद संप्रेषण शिक्षण का वो भाग है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। संप्रेषण शिक्षण का वो भाग है, टीचिंग का वो पार्ट है, जिसमें शिक्षक के निर्देश प्रशिक्षुओं या शिक्षार्थी जो विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। बालकों की रुचि, प्रवृत्ति तथा भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, ये हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, जो हम लोग अभी डेफिनेशन पढ़ रहे थे। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि महत्व क्या है, जब आपसे पूछा जाएगा संप्रेषण का महत्व क्या है, तो संप्रेषण का महत्व ये भी है कि संप्रेषण के द्वारा शिक्षक को रोचक एवं सरल बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी कर सकता है या करता है। ऐसे समझिए, जब आप देखे होंगे कि आप यूट्यूब पे हैं या किसी कॉलेज में आप सुने होंगे कि वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनकी एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी वजह से लोग उनसे पढ़ना चाहते हैं। तो जो अच्छा पढ़ाएगा तो वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ने जाएँगे। साथ ही गुणवत्ता देगा, तो जब वो एग्ज़ाम में अपने क्वालीफ़ाई कर जाएँगे या उनके अच्छे मार्क्स आएँगे, तो उस टीचर की वैल्यू या उस टीचर की क्लास की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाएगी। उसके साथ ही नामांकन की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जैसे एनरोलमेंट मतलब एडमिशन कह लीजिए आप, वैसे इसको एनरोलमेंट कहते हैं। एडमिशन इंक्रीज़ होगा जब, अगर सभी लोग, सभी शिक्षक, जैसे कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में
अगर शिक्षक अच्छे से पढ़ाने लगे तो ऑलरेडी बच्चे प्राइवेट में न जाकर वहाँ पे एडमिशन लेंगे। इसी को हम कहेंगे नामांकन की संख्या में वृद्धि। विद्यालय में बच्चों के ठहराव की स्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। प्रभावी संप्रेषण का यही एक महत्व है और इसके साथ ही ये तभी संभव है जब संप्रेषण की भाषा शुद्ध और स्पष्ट हो, स्वर स्थिर हो, प्रश्न जो हो सरल हो, स्पष्ट हो, सार्थक हो, सामयिक हो। सामयिक का मतलब होता है समय के अनुसार हो। जैसे अगर हम 2022 में पढ़ा रहे हैं तो हमारे एग्जाम्पल जो होंगे वो 2022 में है तो 2010 से होंगे अब आप लोगों को पढ़ाते समय, या 2000 से होंगे। अब हम लोग 1980, 1990 या आप ये कह लीजिए कि 1800 अगर हम पुराने एग्जाम्पल लेंगे तो वो उससे बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, अपने को जोड़ नहीं पाएंगे कि ये हमारे ही जीवन से संबंधित उदाहरण की बात की जा रही है। उसके बाद कक्षा वातावरण के अनुकूल हो, ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं वो उसमें उस प्रकार का वातावरण भी हो। ऐसा ना हो कि कहीं रोड के किनारे हम पढ़ाएं, अगल बगल ढेर सारा शोर हो, तो उससे क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण में दिक्कत आएगी। अभी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे कारक हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि अनावश्यक आवश्यक परिस्थितियों को स्थान दिया गया हो तथा छात्र जो ध्यान केंद्रित कर पाते हो, क्योंकि एक सफल शिक्षण जो है श्रेष्ठ संप्रेषण पर आधारित होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तक एक श्रेष्ठ मतलब एक बेहतर कम्युनिकेशन नहीं होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो अच्छे शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती है या अच्छा शिक्षण नहीं होता है। जिसमें लिखा है जिससे न केवल पाठ की रोचकता बढ़ेगी अपितु अधिगम का अनुपात भी बढ़ेगा। जब हम लोग प्रभावी शिक्षण करते हैं तो न सिर्फ रोचकता बढ़ती है बल्कि हम अधिक से अधिक पढ़ लेते हैं। जो अच्छे टीचर होते हैं, जब हम लोग बचपन में पढ़ते हैं या पढ़े हैं, तो जो अच्छे टीचर होते हैं उनकी क्लास या पीरियड कब ओवर हो जाता है पता नहीं चलता है। और जिनकी क्लास बोर लगती है, ऐसा लगता है कब खत्म होगा, ये कब खत्म करेंगे कि हमें बाहर जाना है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उस रोल में भी संप्रेषण की भूमिका होती है। जो अच्छा पढ़ाते हैं तो उनका कम्युनिकेशन हमें अच्छा लगता है, तब हम उन रोचकता भी बढ़ती है और हम अधिक पढ़ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो आई होप ये क्लास थोड़ी-सी लिटिल बिट कह सकते हैं कि इसकी वीडियो की लेंथ बढ़ी होगी, लेकिन मैंने कोशिश की है चीज़ों को बताने की। अगली क्लास में हम लोग इसके घटक के बारे में पढ़ेंगे, घटक में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। आपको बता दें कि सेंडर के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। ये जब भेजेगा तो इसको रिसीव होगा, इसके बीच में मीडियम आएगा कि वो किस मीडियम से भेज रहा है। मीडियम के साथ ही ये होगा कि लिखित है, अलिखित है, उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के बाद फीडबैक आएगा। वो सारे स्टेप हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और संप्रेषण को आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं जहाँ पे भी हाइलाइट या अंडरलाइन किया हूँ उसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये पीडीएफ कुछ देर बाद या चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।